खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में मौसम आज शुष्क रहेगा, लेकिन मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में कोहरा और पाले के कारण जनजीवन प्रभावित रहेगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने से बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं कोहरा छाए रहने की संभावना है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर के कारण स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इस बीच उत्तराखंड के मौसम के हवाले से आपको बताएंगे कि कैसा मिजाज जो है वो मौसम का रहने वाला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। आज भी ड्राई स्पेल जो है वो रहने वाला है। हरिद्वार और यूएस नगर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, देहरादून में भी काफी कोहरा जो है वो छाया रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पाले की संभावना आज जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। इसी बीच मैदानी क्षेत्रों में तापमान में उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिलेंगे। बारिश ना होने से किसान हताश नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ से हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर की चेतावनी भी दे दी गई है। तो फिलहाल मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। जहां पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो साफ तौर पर ये बड़ा प्रभाव आज पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। वहीं पर हल्द्वानी में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त ने पेयजल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तलब कर शीश महल फिल्टर प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान न फिल्टर प्लांट में सीसीटीवी कैमरे न पाए जाने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। आयुक्त ने जल संस्थान, सिंचाई विभाग और जमरानी बांध परियोजना के अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी समन्वय से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल गुणवत्ता, फिल्ट्रेशन मानकों और पारदर्शिता पर विशेष जोर भी दिया गया। कुछ दिनों से इस तरह की न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा था, अन्य जगहों से भी मुझे पता चला कि जो पानी घरों में सप्लाई हो रहा है उसमें जो टर्बिडिटी है, इसको आप कहेंगे एक तरह का मिट्टी उसमें आ रही है। तो उसका मैंने पता लगाने के लिए यहाँ पे जल संस्थान इसको ऑपरेट करता है, इस फिल्ट्रेशन प्लांट को पता लगाने के लिए कहा था। तो आपका कहना था कि ये बलिया नाले में जो कुछ वर्क चल रहा है हो सकता है उससे आ रहा हो और आप जमरानी से भी हो सकता है आ रहा हो। तो इसकी जब पड़ताल की गई कल तो पता चला कि जो बलिया नाले में कुछ काम हो रहा है उसमें रिपेयर वर्क एसेंशियल वर्क है, वो रिपेयर का होना ही है उस काम को, उसकी वजह से कुछ मिट्टी यहाँ पे आ रही है जिससे कि पानी की टर्बिडिटी बढ़ रही है। और जब बहुत ज़्यादा टर्बिड होता है तो फिर पंप कुछ जगहों पे चल भी नहीं पाता है और पानी का कलर भी ऐसा जाता है। तो इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट्स पे आज मैंने ये कहा है कि क्योंकि अभी बलिया नाले का काम भी आगे भी लंबा चलना है और जमरानी का काम भी शुरू होना है। जमरानी का भी जब काम होगा तो कुछ ना कुछ उसमें खुदान होगा, कुछ मिट्टी होगी और उसका कमीशनिंग पीरियड 2029 का है। तो तब तक जो पानी आएगा इसके लिए हम जो भी वैकल्पिक स्टेप्स लेने हैं जिससे कि पानी की जो टर्बिडिटी है, परमिसिबल नॉर्म्स हैं उसके अंदर वो रहे, ये सब स्टेप्स यहाँ पे ले लें। और दूसरा मैंने जल संस्थान से यहाँ पे कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है फिल्ट्रेशन प्लांट्स की, तो इसकी कैमरे से सर्वेलेंस 24 घंटे होनी चाहिए। और जो रिकॉर्ड कीपिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं इसमें एलम मिलाने का, फिटकरी मिलाने का, उसकी भी रिकॉर्ड कीपिंग थोड़ा सही तरीके से। वहीं पर पौड़ी जनपद के बाड़ा गांव में गुलदार के हमले से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मृतक का नेपाली मूल का बताया जा रहा है, जिस पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने घड़वाल डीएफओ का घेराव करते हुए गुलदार को मारने की अनुमति देने की मांग की है और शव उठाने से इनकार कर दिया है। वन विभाग ने पिंजरा लगाने और गश्त बढ़ाने की भी बात कही है। और फिलहाल आपको बता दें कि पौड़ी की खास तौर पर अगर बात की जाए तो अभी तक कितने हमले हुए हैं गुलदार के वो भी आपको बताएं।
पौड़ी में 5 वर्षों में गुलदार ने 27 जानें अभी तक ले ली है। बीते 5 वर्षों का ये आंकड़ा है, जिसमें कई लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ साथ गुलदार के हमले में 5 वर्षों में 105 लोग घायल हुए हैं। आप देखिए, मरने वालों की संख्या 27 है और 105 लोग जो है वो घायल हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वर्ष 2025 में गुलदार के हमले में 5 की मौत हुई है। गुलदार के हमले में 5 वर्षों में 105 लोग घायल, 27 मौतें और फिलहाल 2025 में ही 5 मौतों का मामला जो है वो सामने आ चुका है। इस बीच 23-24 में 5 लोगों की मौत और 22 घायल भी हुए हैं। साल 2023 और 24 का आंकड़ा है। साल 2022 में सर्वाधिक 7 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2021 में सबसे अधिक 25 लोग इसमें घायल हुए थे, जो गुलदार का हमला पौड़ी में हुआ था। आज प्रातः 7:30 बजे मुझे वन क्षेत्राधिकारी नोटियाल जी का कॉल आया था कि सर, पौड़ी के पास बाड़ा गांव में एक घटना की सूचना मिली है, जिसमें नेपाली मूल के व्यक्ति जिनका नाम लक्ष्मण शाही बताया जा रहा है, उनको तेंदुआ उठा कर ले गया है और उनकी डेथ हो गई है। जिसके क्रम में तत्काल मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया कि वो एसडीओ और तमाम अपनी टीम को ले जाएं और क्षेत्र में मुआयना करके बॉडी को रिकवर करें और साक्ष्य अपने एकत्रित करें। और हमने जिला प्रशासन में डीएम मैडम से भी वार्ता की, उनसे भी अनुरोध किया है कि वो भी प्रशासन के लोगों को और पुलिस के लोगों को निर्देशित करें कि वो लोग भी यहाँ पर आएँ और क्राउड मैनेजमेंट में हमारी मदद करें। और यहाँ पर जो जनता है, उनका कहना है कि जब तक परमिशन नहीं आएगी तब तक हम बॉडी को नहीं उठाने देंगे। फिलहाल हमने साइट को डिस्टर्ब नहीं किया है। जो भी हमारे साक्ष्य हैं कि खून के निशान कहाँ पर हैं, कपड़े कहाँ पर हैं, सारे सुरक्षित हैं। और जैसे ही यहाँ पर हमें अवसर मिलेगा, हम अपनी कार्रवाई करेंगे और उसको ट्रैंक्विलाइज करने की, पकड़ने की या जैसी भी अनुमति हमें प्राप्त होती है वो हम कार्रवाई करेंगे। तो ये जब तक यहाँ पे शूटर नहीं आए तब तक हम बॉडी को नहीं उठने देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इस क्षेत्र की दूसरी घटना है। अभी आपको पता है कि इससे पहले यहाँ गजल में एक घटना घटी थी और हमारे गांव की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 1 महीने पहले हमें यहाँ पे भालू देखा था, ठीक है। उस समय भी हमने वन विभाग को यहाँ पे सूचित किया था कि हमारे गांव में भालू आ चुका है। ये थोड़ा आए, उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, है ना। अब परसों गजल में एक जो बाघ मारा था, उससे थोड़ा लोगों को ये हुआ कि यार चलो बाघ तो मार दिया है, सब लोग का नेपाल मूल में वो धारा से नाके आ रहा था, ये सड़क से ही उसको उठा के ले गया। आप ये देखो कि जब सड़क से उसको उठा के ले रहे तो देखो गांव के बीच है, ये सेंटर प्लेस है ये बाड़ा का हमारा। और आप ये लगाओ कि गांव के अंदर जब गुलदार का इतना बड़ा आतंक है, तो हमारी जो बहू बेटी हैं या जो बकरी चलाने वाला है वो कहाँ जाएगा। वो कि जब तक यहाँ पे शूट नहीं हुआ बाघ, हम बॉडी को नहीं उठने देंगे। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय महत्व की सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं की गति देने के लिए जिला अधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई है। इस बीच आपको बता दें कि बैठक में छारछुम सेतु का निर्माण आगामी 2 से 3 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 लीपुलेख खंड और तवाघाट तक सड़क चौड़ीकरण, भूमि अधिग्रहण और प्रतिकर वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। लैंड कस्टम स्टेशन और सीमा क्षेत्र में चेक पोस्ट निर्माण के कार्य भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और समन्वित रूप से पूर्ण करने के लिए कहा गया है। की बैठक के मुख्य बिंदु क्या कुछ रहने वाले हैं, जहां पौड़ी में 5 वर्षों में फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर बैठक में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में परियोजना समीक्षा बैठक हुई है, जहां छारछुम सेतु का निर्माण 2 से 3 महीने में पूरा किया जाएगा। इसी के साथ साथ पुल से जुड़े अप्रोच मार्गों का निर्माण तेज गति से जारी है। सीमा क्षेत्र में चेकपोस्ट निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। लैंड कस्टम स्टेशन के लिए भूमि चिन्हांकन और वैधानिक प्रक्रिया तुरंत जो है वो करने की फिलहाल मांग की गई। इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 तवाघाट से लीपुलेख खंड में सड़क चौड़ीकरण जो है वो इस बैठक का मुख्य बिंदु रहा।
72 किलोमीटर से तवाघाट तक मार्ग में 8.3 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण प्रगतिमान रहेगा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब न होने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ प्रभावित परिवारों के केवाईसी अभिलेख शीघ्र संकलित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं और चर्चा के दौरान ये तमाम चीजें मुख्य बिंदु जो है वो रही। जो बैठक आयोजित की गई थी, साथ ही साथ जो हमारी NH है उसके जो प्रोग्रेस के संबंध में भी रिव्यू किया गया। छारचुंग जो ब्रिज है वो अपनी कंप्लीशन की स्टेज में है, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो कंप्लीट ही हो गया है ब्रिज, लेकिन उसके जो अप्रोच रोड है उसमें कुछ वर्क है जो चल रहा है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी के कारण जो वहाँ पर चेक पोस्ट बनने के संबंध में आज चर्चा की गई है विभिन्न विभागों के साथ। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया गया है कि शीघ्र इसमें कार्य करें और चेक पोस्ट का जो निर्माण होना है वहाँ पे एज पर रूल वो करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ वहाँ पे एक लैंड कस्टम स्टेशन भी बनता है जो कि कस्टम डिपार्टमेंट का होता है, उसके लिए भी कुछ लैंड की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो वो लैंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है ताकि उसमें जो है एज पर रूल एज पर प्रोसीजर जो निर्माण कार्य होता है वो पूरा हो सके। वहीं राजधानी देहरादून को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नदी नालों और सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की टीमें लगातार निगरानी करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काट रही है और कई जगह लोगों को मौके पर ही चेतावनी भी दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि खुले में कूड़ा फेंकने से न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होगी बल्कि जल स्रोत भी प्रदूषित होते हैं। निगम ने लोगों से स्वच्छ देहरादून के लिए सहयोग की अपील की है। हमारी जो टीम्स है वो जो इस प्रकार से जो कूड़े का अनियंत्रित होते हुए जो निस्तारण करते हैं उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त जो है चालानी कार्रवाई और यदि आवश्यक होता है तो उस पे जो है मुकदमा भी दर्ज करने का प्राविधान है जो कि नियमानुसार किया जाता है। कितने तक का जुर्माना लगाया जाता है? देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, जितना बड़ा उनका वो होता है कूड़े का निस्तारण या जितनी बड़ी मात्रा में करते हैं उसी हिसाब से कूड़े करते हैं। 5,000 से लेकर 10,000 तक का भी हम लोग जो है किया जाता है ऐसे। हल्द्वानी में शहर की यातायात और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शानी बाजार रोड के चौड़ीकरण और नाला शिफ्ट करने का कार्य 12 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो गया है। नगर निगम ने सड़क किनारे किए गए 59 अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई भी तेज कर दी है। मौके पर नगर आयुक्त ने जिला प्रशासन के साथ पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। वहीं USDA द्वारा नाला निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। शनि बाजार में एक तो नाला चौड़ीकरण का कार्य होना है, साथ ही सड़क चौड़ीकरण और सुधारीकरण का कार्य भी इसमें शामिल है। इसी को दृष्टिगत कुछ अतिक्रमण यहाँ पर चिन्हित किए गए थे और पूर्व में नोटिस भी दिए गए थे। निरीक्षण करने पर ये पाया गया कि अधिकांश व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्वयं शुरू कर दी गई है और अतिक्रमण यहाँ पर हटाया भी जा रहा है। तो जिन जगह पे कोई कंफ्यूजन है या जो अतिक्रमणकारी हैं उनको अगर किसी तरह की कोई बाधा है तो उनको क्लियर किया जा रहा है कि कहाँ तक का इसमें मकान टूटना है और साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ जो हमारी विभागीय परिसंपत्तियां हैं उसको भी निरीक्षण किया जा रहा है और शिफ्टिंग का योजना बनाई जा रही है। कुछ जगह पे कंफ्यूजन थे कुछ भूमिदारों को या जो अभी मौके पे बैठे हुए हैं कब्जेदार, तो उन्हीं के मकानों को। और वहीं पर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान विक्रम वाहनों की सघन जांच की जा रही है। परिवहन अधिकारियों के अनुसार वाहनों की भौतिक स्थिति के साथ साथ उनकी आंतरिक व्यवस्था की भी जांच हो रही है ताकि यात्रियों को सुरक्षित सफर मिल सके। इसके अलावा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के जरूरी कागजात, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी जांचे जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी जो आप यहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड में देख रहे हैं, परिवहन विभाग देहरादून द्वारा जो भी हमारे विक्रम वाहन हैं इनकी भौतिक दशा, यांत्रिक दशा दोनों ठीक हों ताकि जो यात्री इसमें चलते हैं वो एक सुरक्षित
सफ़र कर सकें और उनका सफ़र आरामदायक भी हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये अभियान पुलिस विभाग के सहयोग से चला रहे हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि एक हमारी टीम लगी हुई है। जो भी वाहन, जो भी विक्रम वाहन यहाँ पर है, उनकी हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यांत्रिक दशा भी ठीक हो। उसमें जो ड्राइवर्स हैं वो भी उनको भी हम लोग उनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक कर रहे हैं, व्हीकल के भी सारे पेपर्स को चेक कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमारा प्रयास ये है कि हम इंश्योर कर सकें कि जो सड़क का सफ़र हो वो सुरक्षित सफ़र हो। ऑटो में विक्रम में सफ़र करने वालों को सुरक्षित महसूस हो, इसके लिए एक वेरिफिकेशन भी आपने चलाई है? बिल्कुल, जो इन वाहनों के चालक हैं, हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग से भी कुछ साथी मौजूद हैं जो उनके ड्राइविंग लाइसेंस और उनके एंटीसीडेंट्स को भी हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र और गंगा घाटों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने स्पष्ट कहा है कि हर की पौड़ी और कुंभ क्षेत्र की धार्मिक पवित्रता सर्वोपरि है और यहाँ अहिंदू प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ये मांग किसी एक संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी सरकारी विभागों, संस्थानों और मीडिया पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। उन्होंने 1916 के म्युनिसिपल बायलॉज का हवाला देते हुए प्रशासन से सख्त अमल की मांग की। मैं कह रहा हूं कि यदि हम अहिंदू का प्रवेश निषेध कराने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह किसी भी संस्थान का हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी संस्थान का हो, किसी सरकारी महकमे का हो, कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश ना करे। मैं यह सबसे अपील करता हूं, क्योंकि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है, माँ गंगा की धार्मिक अस्मिता सर्वोपरि है, हमारे लिए हर की पौड़ी की व्यवस्था सर्वोपरि है। 1916 का जो म्युनिसिपल बायलॉ जो हमारी भावनाओं को आधार पर बनाया गया, वह संविधानिक जो हमारा अधिकार है वह सर्वोपरि है। मैं उसके लिए कह रहा हूं कि वहां पर कोई भी अहिंदू प्रवेश ना करे। मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार की कल घटना घटी कि हिंदू लड़के कुछ मुस्लिम कपड़े पहन करके उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए, उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास करा। मैं कहता हूं इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की वातावरण भी खत्म हो जाएगा। वहां पर अहिंदू प्रवेश निषेध के मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन को लेकर सियासत गर्मा गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और देवभूमि संसाधन बचाओ समिति की संयोजक डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने 142 एकड़ बहुमूल्य सरकारी भूमि को निजी कंपनियों को सौंपे जाने को उत्तराखंड का सबसे बड़ा महाघोटाला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नामात्र लीज पर जमीन देकर राज्य को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है और एडीबी से लिए गए ऋण का दुरुपयोग किया गया है। डॉक्टर रावत ने पूरे मामले में सीबीआई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, लोकल फॉर वोकल की ये कहानियां गा रहे थे, गाथा गा रहे थे पिछले 10 सालों से। कहाँ है लोकल फॉर वोकल? बेरोजगार जो हमारे युवा हैं वो धक्के खा रहे हैं और बाहर के लोगों को प्रॉपर्टियां, हमारे हेरिटेज जहाँ पर के हजारों लोगों को वहां पर रोजगार मिल सकता था, वहां पर अगर आप 50-100 छोटी छोटी पहाड़ी एक दुकानें लगाते तो लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ के लोकल लोगों को। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपना पेट डकारा, आपने अपना पेट भरा, उसके बाद जाओ भाग में। तो वो वाली नीति जो है ये लोग चलाने का काम कर रहे हैं। और एक आपके चैनलों के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी कि वहां पर 40 डेसिमल से ऊपर, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है और हमारे वहाँ बहुत पशु पक्षी जानवर हमारे सब वहां पर रहते हैं, और आपने कहीं ना कहीं वहां पे 2-2 हेलीकॉप्टर्स 130 तक भी उस डेसिमल की संख्या जा रही है। वहां पर आवाज जो है, घनी जो आवाज है वो बहुत भयंकर होती है। वहां पर आपने 2-2 हेलीकॉप्टर्स को वहां पे संस्तुति दे रखी है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब मैंने खुद ने आरटीआई लगा के मांगा उनसे कि भाई आप हमको इसके डॉक्यूमेंट्स दो कि आप किस नीति से 2-2 हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे हैं, उनके पास कोई एनओसी नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उनके पास सत्ता की ताकत और सत्ता की हनक जरूर है। तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हम लोग उनको कह के भी नहीं, कुछ उनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ साफ कह सकते हो आप कि कैसे आप 2-2 हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे हैं। आपने 11 एकड़ जमीन जो है वो लोकल को तो छोड़िए, आप बाहर के लोगों को बुला करके अपने खास चेलो चहेतों को आपने बेच दी
11 एकड़। और जिन्होंने इसका पूरा समीकरण बिठाया था जमीन का, गंगवार जो एक होते थे, वो 2 साल पहले जब रिटायर होने वाले थे, आप उनको वहां बुलाते हैं, शक्तिमान जी हमारे और हमारे ये जो टूरिज्म मिनिस्टर है, इन्होंने वहां पर उसको बुलाया और उनको बुलाया और 2 साल तक उन्होंने खूब वहां पे पूरा सीमांकन किया, उस जमीन का नाप तोल करके उसको सबको जो करना था गपला वपला वो सब करके, उसके बाद जो है आपने उनका रिटायरमेंट करवा दिया। तो ये देखिए ना आप, ये कितनी प्री प्लानिंग हुआ है। आखिर ऐसी रामदेव से आपकी क्या रिश्तेदारी है? आपकी ऐसी बालकृष्ण महाराज आपके क्या बेटे लगते हैं या चहेते लगते हैं? कौन है जिनको आप 3-3 कंपनीज जो है वो सेम पर्सन की कंपनीज है? किसी में उनका 69% का शेयर है, किसी में 95 का है, किसी में 92 है। तीनों कंपनीज बनती है और तीनों कंपनीज ही वो जो बिड डालती है, वो तीनों कंपनीज जो है वो बाबा रामदेव की होते हुए वो बिड भी तीनों कंपनीज डाल रही है, क्योंकि पूरा प्री प्लान किया गया कि आप ही लोग डालो, इसको देना ही क्योंकि पहले तय हो चुका है। तो एक कंपनी को आप, उन्हीं की कंपनी को आप दे रहे हो, जॉर्ज जर्विस बेच दे रहे हो। तो ये कैसे सहन होगा? और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और मैं तो खुले तौर पर ये सरकार को आह्वान कर रही हूँ और समझा भी रही हूँ धामी जी को कि धामी जी अब बहुत बेच दिया आपने, कुछ तो बख्श दो। अब उत्तराखंड को आप बेच रहे हो, धीरे धीरे करके आपने अपने गुर्गे छोड़े हुए हैं, हर एरिया में उनके गुर्गे हैं जो लैंड्स को समेट रहे हैं और बेच रहे हैं। हमारा लोकल बच्चे, हमारे परिवार, हम आपके परिवार, आज लोकल लोगों के पास नौकरी नहीं है। आप किस बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं जो हल्ला कर रहे थे सड़कों पर? कहाँ है वो बेरोजगार युवा? इतनी लैंड्स है हमारे पास, इतनी हमारे पास हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, आप उनके ऊपर चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि अब धीरे 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 आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है इसका। सबको आप प्राइवेट जो है, आपको जो थैले पहुंचाता है आप उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो इसकी मुहिम को हम जिंदा रखेंगे और चलाते रहेंगे, और ये लड़ाई हम सबकी है, इस लड़ाई को हम नहीं रोकेंगे। रामनगर से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गूलर घट्टी इलाके में सिंचाई नहर के किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान समीर उर्फ लक्की उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, जो कि आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला है। और इस बीच आरोप है कि अज्ञात लोगों ने पत्थर से सिर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या की है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। नहीं, कल शाम 7 बजे से घर से निकला हुआ है। रात नहीं पहुंचने पर फिर हमने देखा तो मुझे सूचना मिली, मतलब घर परिवार के बारे में को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे बात हुई। तो हमने आके यहाँ देखा तो पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ है, ऐसा लगा है जैसे पत्थरों से इसे मारा है, और अज्ञात लोगों के कारण मुझे लगता है कि इसकी हत्या की गई है। उत्तराखंड में जमीन कब्जे की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रानी पोखरी में एक परिवार ने शिकायत की है कि उनकी कानूनी रूप से पंजीकृत जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ितों ने बताया कि कब्जा करने में महिलाओं का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन उनके पास जमीन के सभी कागजात मौजूद हैं। उन्होंने कई बार प्रशासन और पुलिस को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भूमाफिया पर सख्त रुख दिखा रहे हैं, लेकिन राज्य में जमीन हड़पने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे आम लोगों में सुरक्षा और न्याय को लेकर चिंता फिर बढ़ गई है। और ये ज़मीन 2011 में हमने खरीदी थी इनसे, रमेश मेहरा से। और ये जो कुलविंदर कौर है, इसका जो मामा है उसने 2005 में ज़मीन बेच दी थी, जिस पर आज ये कब्जा करना चाह रही है। तो 2005 में इन्होंने बेच दी थी उसके मामा ने, और 2005 में बेचने के बाद 2011 में हमने रमेश मेहरा से हमने खरीदी थी। और 2015 साल हमें लगभग हो गया उस पर काफ़ी जो है। उसमें हम खेती बाड़ी सब कुछ करते आ रहे हैं आज तक। उसमें गेहूँ बोया, गन्ना सब लगाते हैं। लेकिन अब ये जो है उसने गलत तरीके से जो इसमें दाननामा किया है 250 गज का, और ये पूरा जो है कब्जा करना चाह रही है। हाँ, ये 1 साल हो गया लगभग। इसमें सिविल कोर्ट में भी चल रहा है, क्या सर SDM कोर्ट में भी चल रहा है। इसमें 2 जगह चल रहा है हमारा। और बल्कि यथास्थिति का आदेश भी हो गया, स्टे हो गया उसमें यथास्थिति। हम अपने ज़मीन पे काबिज हैं, बैठे हैं। और ये जो है ज़बरदस्ती हमें ये कह रही कि सब जगह जा रही है, झूठ कह रही कि हमारे सामान चोरी कर दिया, जबकि हमने उसका जो है कोई भी सामान यहाँ नहीं दिखा है। हम तो पहले से उसमें काबिज हैं। अरे मीडिया में जाके कहीं जा रही है, मतलब कह रही है हमने इतना सामान हमारा चोरी कर दिया, उन्होंने नहीं कर दिया। झूठ हमें इस तरह से फंसा रही है। मान सिंह महोदय, मामला क्या है कि ये ज़मीन हमने रमेश मेहरा से खरीदी 2011 में, और रमेश मेहरा ने रघुवीर और उसकी माता श्यामा देवी से 2005 में रघुवीर से रमेश मेहरा ने इसकी रजिस्ट्री करा दी। 5 साल इसका कब्जा रमेश मेहरा में
रहा। और 5 साल के बाद 2011 में मैं जब ये ज़मीन खरीदी गई तो मैं भी इसमें गवाह हूँ। एक बंदा और है जो कि हमारे को इसका ज़मीन का अच्छे तरह से पता है और हम सब नहीं रजिस्ट्री तो इसकी रजिस्ट्री भी करें। और मैं जो ये महिला है मैं इनका फूफा लगता हूँ और मेरा घर भी यहीं पे ही है, इस ज़मीन से लगती हुई नंबर हमारे ही है 802, 803 वगैरह 804 वगैरह ये नंबर हमारे ही। और इस ज़मीन का नंबर 801 नंबर इसमें 805 है, इसमें 802 है। तो इस तरह से हमें कुछ बंदोबस्त की त्रुटि के कारण नंबरों में कुछ गड़बड़ी है, जिसमें कि जब ये ज़मीन खरीदी गई तो रघुवीर और श्यामा देवी शायद इनको साथ पता रहा हो। तो जब ये ज़मीन रमेश मेहरा ने खरीदी तो ज़मीन तो यही रमेश मेहरा ने इनसे खरीदी और इसी में इन्होंने कब्जा दिया। लेकिन इसमें इन्होंने क्या करा कि इसके नंबर इसका 4090 वर्ग मीटर शामिल खत्ते का इसका एक नंबर है, इसका रकबा है 4090 वर्ग मीटर जो शामिल खत्ते का है। और इसमें 2 हिस्सेदार, एक तो रघुवीर के पिताजी धीरू आदि थे और दूसरे ओम प्रकाश आदि। तो इनका एक बटा ये जो मेन लग रही इन्होंने। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।